एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं बड़ी हुई, मैं अपनी मम्मी को ये इलाज करते हुए देखा था। उनके पास काफ़ी दूर से लोग इलाज करवाने आया करते थे। जिन औरतों के पेट में रसोली होती, मेरी मम्मी 3 कतरे तेल उनके नाक में डालकर कमरा बंद कर देती और फिर सारी रात उस कमरे में किसी को भी नहीं जाने देती। और अगली सुबह वह औरतें बहुत खुश हो जाया करती थी, क्योंकि उनकी रसोली वगैरह ऑपरेशन के बिना ही ठीक हो जाती थी। यूँ मेरी माँ घर बैठे बैठे रुपए कमा रही थी। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द उठा, तो मैं छुप कर 3 कतरे अपनी नाभ में तेल डालकर कमरा बंद करके लेट गई। ठीक 10 मिनट के बाद मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जब वहाँ मेरा उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द की टीसें उठ रही थी। माँ का इंतज़ार करके मैं बहुत परेशानी में पड़ गई थी, मगर वह तो लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं दर्द से बेहाल हो गई थी। मम्मी के उस खास कमरे में चली गई जहाँ औरतों की रसोली का इलाज किया करती थी। मुझे वहाँ तेल पड़ा नजर आया। मैंने आओ देखा न ताव देखा, जल्दी से उस तेल की 3 कतरे अपनी नाभि में डाल लिए और उस कमरे को बंद करके लेट गई थी। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरा दिल दहल कर रह गया था, क्योंकि वहाँ तो मेरा। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरी माँ के नाम की धूम दूर दूर तक मची हुई थी। ये लोग कहते थे कि मेरी माँ के हाथ में जादू है। माँ औरतों का इलाज किया करती थी। जिस किसी के पेट में भी रसोली होती वह मेरे माँ के पास आ जाती। मेरी माँ ने एक अपना खास तरह का तेल बना रखा था। उस तेल के 3 कतरे मरीज की नाभ में डाल देती और अपने क्लिनिक में उसे लिटाकर बाहर से कमरा बंद कर देती थी। सुबह होते ही वह मरीज अच्छी भली हो जाती थी और माँ को झोलियाँ भर भर कर दुआएं देती और मुट्ठी भर कर पैसे भी दे जाती। मेरी माँ दुनिया के सबसे अच्छी माँ थी। वह इलाज से कमाए गए सारे पैसे मेरे हथेली में रख देती थी और कहती थी कि तू ही इन सब चीज़ों की मालकिन है। मेरा सीना खुशी से गदगद हो जाया करता था। आज भी माँ के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आई थी और साथ में उस लड़की की माँ भी थी, और वे रो रो कर माँ को अपनी हालत के बारे में बता रही थी। वह हसीन लड़की, उसकी उम्र कम थी, वह मेरे ही उम्र की होगी। मैं उस लड़की को देखकर बोली, आपको ज़रूर नज़र लग गई होगी। वह मेरी बात सुनकर फीका सा हंसी हंसी थी। माँ ने लड़की को रात का टाइम दे दिया और कहा कि इंशाअल्लाह सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वह लड़की की माँ दुआएं देकर चली गई थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि माँ के पास हमेशा कम उम्र और हसीन लड़कियाँ ही इलाज के लिए क्यों आती हैं। मैं माँ से बोली, माँ ये पेट की रसोली सिर्फ जवान लड़कियों को ही क्यों होती है? मैंने कभी किसी बड़ी उम्र की औरतों को आपके पास इलाज करवाने के लिए आते नहीं देखा। माँ एकदम से ही मुझ पर बिगड़ गई थी। वह बोली, नरगिस मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान बड़ी तेज होती जा रही है। मैंने हंस दिया था और बोली, माँ मैं आपका खास तेल अपनी जुबान पर जो लगाने लगी हूँ। माँ पानी का गिलास ले रखा था, उन्होंने गुस्से में वह गिलास ज़मीन पर दे मारा था। गिलास करछी करछी हो गया था, जबकि मैं अंदर तक हिलकर रह गई थी। मैंने जल्दी से उठी और वह गिलास लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं अपने माँ से छुप कर बैठी थी। न जाने आज उन्हें क्या हो गया था। मैं बहुत रोती चली जा रही थी। थोड़ी देर के बाद ही माँ कमरे में आ गई और मुझे गले से लगाकर प्यार करने लगी थी। माँ बोली, नरगिस तुम मेरे काम के बारे में कोई बात ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने रोते हुए माँ से वादा तो कर लिया था, मैं कभी आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करूँगी। उस वक्त मैंने अपने माँ के डर से वादा तो कर लिया था, मगर माँ के गुस्से में मुझे चौंका कर रख दिया था। इंसान की आदत होती है ना कि उसे जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वह उसी की तरफ खिंचा चला जाता है। मैंने भी दिल ही दिल में ठान लिया था कि माँ के इलाज का तरीका मैं जानकर रहूँगी। हो सकता है कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर उस इलाज को और भी ज़्यादा संभाल सकते हैं। रात हुई तो वही प्यारी सी लड़की आई और कमरे में चली गई। माँ भी उसके साथ गई और फिर 10 मिनट के बाद ही बाहर आ गई थी। माँ ने अस्पताल को बाहर से ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रखकर सोने के लिए लेट गई थी। माँ सारे दिन की थकी होती थी, इसलिए जल्दी ही सो जाया करती थी। थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में माँ के खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी थी। मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं माँ की चाबी उठा लूँ और उस लड़की के पास जाकर बैठ जाऊँ। वह भी तो कम उम्र की थी, क्या पता उसे डर लग रहा हो। मैं चुपके से उठी, माँ के तकिए के नीचे से वह चाबी उठा ली थी। मैं बड़ी खुश थी। फिर दबे कदमों से चलते चलते उस कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मेरा मुंह माँ के क्लिनिक की तरफ था।
मैंने पीछे मुड़कर देखा तो माँ तो सो रही थी। मैंने आराम से आगे बढ़ी और जैसे ही ताले में चाबी लगाने लगी, मुझे बाजू से पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींचा था। पीछे मुड़कर देखा तो कदमों तले से ही ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ तो मैं मेरा नाम नरगिस था। जब मैं 7 साल की थी, मेरे पापा का इंतकाल हो गया था। दादा तो शायद मेरी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए थे। पापा के इंतकाल के बाद लगा जैसे किसी ने हमारे सर से छत छीन ली हो। अब आए दिन मकान मालिक हमारे घर पर आकर बैठा रहता था। वह अपने किराए का तकाजा करता तो मेरी माँ हाथ जोड़कर मकान मालिक से कुछ दिन की मोहलत और मांग लेती थी। वह मकान मालिक मेरी माँ से बोला, शबनम यूँ हर वक्त रोती धोती ना रहा करो। कभी अपनी खूबसूरती तुमने देखी है आईने में? तुम कितनी हसीन हो, लगता ही नहीं कि तुम एक बच्ची की माँ हो। तुम छोड़ो इस रोने धोने को, मुझसे निकाह कर लो। ये मकान है तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हें बड़ा राजी रखूंगा। मैं किचन के दरवाजे की ओर से ये सब कुछ देख रही थी। मैं कांपने लगी थी, आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे थे और मैं सोचने लगी, क्या मेरी मम्मी इस गंदे से अंकल के साथ शादी कर लेंगी? फिर मेरा क्या होगा? नरगिस किधर जाएगी? मैं फूट फूट कर रोती चली जा रही थी और अपने जुबान से ये सब कुछ बोलती जा रही थी। तभी माँ ने इस मकान मालिक के चेहरे पर इस तरह जोरदार थप्पड़ मारा था कि वह चारपाई पर बैठ गया था। मैं बड़ी दूर खड़ी थी, मगर फिर भी मेरे कानों में साएं साएं होने लगी थी। माँ ने उसको गिरबान से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। अगले ही दिन हमने वह घर छोड़ दिया और एक नए इलाके में आ बसे थे। यहाँ आते ही न जाने मेरी माँ के हाथों में वह जादुई तेल कहाँ से आ गया था कि हमारी जैसे तो काया ही पलट गई थी। माँ ने अपना खुद का मकान खरीद लिया। हमारे दिन फिर गए थे। हम लोगों में इज्जतदार कहलाने लगे थे। अब मेरी माँ का चर्चा दूर दूर तक होने लगा था, लेकिन आज तक मेरे कानों में मेरी माँ का वह थप्पड़ अक्सर गूंजा करता था जो उन्होंने मकान मालिक को मारा था। तब माँ बिल्कुल जवान थी, हाथों में ताकत थी, मगर माँ अब बूढ़ी होने लगी थी। मगर उनके हाथों में आज भी पहले जैसा ही दम था। इसका अंदाज़ा मुझे आज हुआ था। मैं ताले में चाबी लगाने लगी, तब मुझे बाजू से पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींचा था। मैंने मुड़कर देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ तो मेरी माँ खड़ी थी और वह मुझे शेरनी की तरह घूर रही थी। माँ ने मेरे चेहरे पर इस तरह जोरदार थप्पड़ मारा था कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चली आई थी। आज दिल बड़ी बुरी तरह से टूटा था। माँ को ये सब नहीं करना चाहिए था, उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं रोती जा रही थी और साथ साथ दिल में माँ को गलत ठहरा रही थी कि आपने ये सब अच्छा नहीं किया। एकदम ही मेरे दिमाग में ख्याल आया था, हो सकता है माँ का कोई बहुत बड़ा राज इस कमरे में छुपा हो। वे डरती हों कहीं मैं उस राज को जान न जाऊं, उनकी हकीकत जान जाऊं। अब मुझ पर उस सोच के घोड़े सवार हो गए थे। मैंने सोच लिया था कि माँ का ये राज तो मैं जान कर रहूँगी, मगर माँ के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहूँगी ताकि उन्हें मुझ पर किसी तरह का कोई शक ना हो। सुबह हुई तो माँ के कमरे में चली आई। उनकी आंखें सजी हुई थी, ऐसा लगता था जैसे वह रात भर रोती रही हों। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और बोली, नरगिस, अपनी माँ को माफ़ कर दो, मगर तुम नहीं जानती कि इलाज करने के कुछ वसूल होते हैं और सबसे बढ़कर वसूल ये होता है कि मरीज को प्राइवेसी दी जाती है। मैं भी यही सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तुम मेरी हिम्मत बनने के बजाय मुझे तंग क्यों करने लगी हो? अगर तुम ये सब कुछ करती रहोगी, मुझे लगता है कि मैं लोगों के इलाज से अपना हाथ खींच लूँगी। इस सब का गुनाह तुम्हें ही मिलेगा। हमें एक बार फिर भी गरीबी का मुंह देखना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए तरसना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? मैंने ना में सिर हिला दिया था। मैं बोली, माँ, आज के बाद आपको मेरी तरफ से किसी तरह की शिकायत नहीं होगी, इसलिए आप अपना ये काम जारी रखें। मेरी माँ खुश हो गई थी। मैंने भी सोच लिया था कि जो जैसे चल रहा है चलने देती हूँ, माँ को तंग करना अच्छी बात नहीं है। फिर माँ की ये बात भी तो सच थी ना, इलाज करने के लिए एक प्राइवेसी रूल है और एक प्राइवेसी जगह होती है। मैंने अपने दिल और दिमाग से हर शक और वहम ख़त्म कर दिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा, मुझे अपनी माँ के वजूद से भी नफरत हो जाएगी। एक हफ्ता आराम से बीत गया था। मैंने माँ को तंग ना किया। माँ खुश थी, मगर मैं शक में थी। इतनी खूबसूरत खूबसूरत चेहरे वाली लड़कियाँ माँ से इलाज करवाने आई थी तो मेरे दिल में शक और वहम बैठ गया था कि रसोली सिर्फ जवान लड़कियों के ही क्यों होती है। यूँ मेरे पेट में हल्की सी भी टीसें उठती तो मुझे भी डर लगने लग जाता, कहीं रसोली तो नहीं बन गई है। और मैं रोती धोती रहती और अल्लाह से माफ़िया मांगती रहती, मगर अब ये दर्द मेरी जान से चिपट गया था।
आज फिर मेरे पेट में बहुत दर्द की टीसें उठ रही थी। माँ का इंतज़ार करके मैं परेशान हो गई थी। वह पड़ोस का कहकर घर से निकली थी, मगर वह तो लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं दर्द से बेबस हो गई थी। मैं चाहती थी कि माँ जल्दी से वापस आ जाए और मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। अब मैं दर्द से मजबूर हो गई थी। दिल में ख्याल आया, क्या पता मेरे पेट में भी रसोली बन गई हो। मैं जल्दी से उठकर मम्मी के खास कमरे में चली गई, जहाँ औरतों के रसोली का इलाज किया करती थी। मुझे वहाँ तेल पड़ा नजर आया। मैंने आओ देखा ना ताव देखा, जल्दी से तेल के 3 कतरे अपने नाभ में डाल लिया और कमरा बंद करके एक कोने में लेट गई थी। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आने लगी थी। मुझे माँ का वह थप्पड़ याद आ गया था। मेरा दिल दहल कर रह गया था। मैंने खुद को कोने में खिसका लिया था। माँ कमरे में दाखिल हो गई थी, लेकिन माँ के पीछे भी किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। मेरी माँ बोली, ये पैसे तो मामूली है, मैं 10,000 रुपये लेती हूँ और तुम तो हमारे जान पहचान की हो। मुझे और सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो मैं क्या करूँगी। वैसे तुम्हें इस मामले में खुद ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम रात 10 बजे तक कमरे में पहुँच जाना। ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा कर रह गया था और मेरा दिल दहल गया था कि मेरी माँ क्या कर रही थी। क्या मैं कोई सपना देख रही थी? मेरी माँ इलाज के बहाने से लड़कियों से क्या करवा रही थी? मेरे सामने वह सब खूबसूरत प्यारे से चेहरे घूमने लगे थे। क्या मेरी माँ ये सब किया करती थी? मुझे डर लगने लगा था, अब ये सब कुछ मेरे साथ भी होगा। दूसरों पर जो हाथ साफ करते हैं वह गलीज उनका भी मुकद्दर ठहर जाती है। माँ ये सब कुछ कर रही थी और बाहर निकल गई थी, मगर यहाँ अंधेरा इतना था कि मैं उन्हें नज़र नहीं आई, इसलिए शायद वो मुझे देख ना पाई थी। मैं बाहर निकल गई थी। मैं भी चोरी चुपके से उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में आकर लेट गई थी। रात गए। माँ मेरे कमरे में आई और बोली, क्या बात है नरगिस, तुम आज बाहर नहीं आई हो? मुझे माँ के चेहरे से घिन आ रही थी। मैं बोली, तबीयत ठीक नहीं है माँ। तड़प कर रह गई और बोली, क्यों, क्या हुआ तबीयत को? तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैंने ना में सिर हिला दिया और चादर मुंह तक तान कर लेट गई। और वे रात मैंने कांटों पर बिताई थी। मैं इस फैसले पर पहुँच गई थी कि चलो, जो कुछ हो गया मैं अब उसको बदल सकती हूँ। क्यों ना मैं आगे से कुछ गलत ही ना होने दूँ। लेकिन समझ ही नहीं आता था क्या करूँ और क्या ना करूँ। दोपहर में एक लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ आई और बोली, मेरे पेट में रसूली है, इलाज करवाना है। माँ उनके लिए चाय लेने गई तो मैं उस लड़की के पास आकर बैठ गई। बोली कि मेरी माँ से इलाज मत करवाना, वह फ्रॉड करती हैं। उस लड़की के चेहरे पर डर ही फैल गया था। रात के बताए हुए टाइम पर वे लड़की नहीं पहुंची थी। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मेरी वजह से किसी की इज्जत बच गई थी। मैं लेटी हुई थी जब मुझे आंगन से माँ और एक आदमी के लड़ने झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वह माँ से पैसे मांग रहा था, मगर माँ जिद पर आ गई थी। अगर वह लड़की नहीं आई तो इसमें मेरी क्या गलती है? वह आदमी बहुत गुस्से में था। मेरी माँ ने हार मान ली और उस आदमी के पैसे उसे वापस लौटा दिए थे। माँ जब कमरे में आई तो मैं बोली, माँ यह आदमी कौन था? आपसे झगड़ा क्यों कर रहा था? मेरी माँ मुझे बड़ी डरी सहमी सी लग रही थी। वो बोली, कुछ नहीं हुआ, तुम चुप करके लेट जाओ। मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं लेट गई थी। मुझे लगा अब शायद ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, अब सब कुछ सुधर जाएगा। मगर ये तो मेरे दिमाग का ख्याल था, माँ सुधरने वाली नहीं थी। मैंने सोचा कि माँ के साथ साफ शब्दों में बात करूँगी, उनसे कहूँगी, मैं आपकी असलियत को जान चुकी हूँ, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। रात हुई तो एक लड़की इलाज के लिए माँ के पास आई थी। मैं कमरे में छुपकर उसे देख रही थी। वह दुल्हन की तरह सजी हुई थी। आज ही अच्छा मौका था माँ के सामने जाकर रूबरू खड़ी हो जाऊं और उनसे उनके काम के बारे में हकीकत मालूम करूं। मैं जल्दी से बाहर निकली तो माँ मुझे देखकर डर गई थी। माँ ने अपनी बौखलाहट पर गुस्से की चादर ओढ़ाने की कोशिश करती रही। माँ बोली, नरगिस तुम यहाँ क्या कर रही हो? दफ़ा हो जाओ, जाओ अपने कमरे में। मैंने मम्मी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया था और बोली, माँ ये दुल्हन कौन है? वह तो वही लड़की है ना जो आपसे इलाज करवाने आने वाली थी। फिर उसे क्या सूझी कि वह दुल्हन बनकर आई है? माँ जवाब के तलाश में इधर उधर देखने लगी थी। फिर बोली, नरगिस जो लड़की दुल्हन का रूप धारण करके आती है ना, वह जल्दी ही ठीक हो जाती है। मैंने ही उसे कहा था कि तुम दुल्हन का कपड़ा पहन कर आना। मैं बोली, माँ मुझे लगता है कि आपकी सारी ज़िंदगी झूठ पर ही बनी है। मुझे आपकी एक एक बात पर शक हो रहा है। न जाने पापा के इंतकाल के बाद आपने मेरी परवरिश किस तरह की होगी, कहाँ से मुझे पढ़ाया लिखाया होगा। माँ आप जानती हैं
जब उस दिन आप घर पर नहीं थी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा जैसे मेरे पेट में भी रसूली बन गई है। मैं बड़ा डर गई थी और 2 घंटे आपका इंतज़ार करती रही, मगर आप घर वापस ना लौटी और मेरा दर्द बहुत बढ़ने लगा था। मैं आपके अस्पताल चली गई थी। मैंने आपका ख़ास तेल उठाकर अपने नाक में डाल लिया था और तकिया उठाकर लेट गई, कहीं आप मुझे देख ना ले, क्योंकि मुझे वह थप्पड़ याद था जब आपने मुझे मारा था। आपको पता है तब क्या हुआ? आप और एक आदमी कमरे में दाखिल हुए थे। आपने उस आदमी से पूरे 10,000 रुपये मांगे थे और कहा था ये काम बहुत रिस्की है, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेती। माँ, आप पैसे की लालच में इस कदर नीचे गिर सकती हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था आप मुझे रूखी सूखी खिला लेती, मगर ये हराम काम तो ना करती। माँ, आपकी तो खुद की जवान बेटी मौजूद है, फिर आपने दूसरी बच्चियों की इज्जत खराब करने का कैसे सोच लिया? माँ, मुझे आप अच्छी नहीं लगती। जी चाहता है कि ये घर आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊँ। उस दिन हमारे घर जो लड़की आई थी इलाज के लिए, मैंने उसे कह दिया था कि मेरी माँ फ्रॉड करती हैं, यहाँ हरगिज़ मत आना। वह नहीं आई थी। फिर रात को एक और आदमी आपके साथ झगड़ा कर रहा था। उसके झगड़े ने मेरे हर शक का यकीन गहरा कर दिया था। माँ, मुझे समझ नहीं आता अब आगे क्या होगा। मैं आपकी असलियत से वाकिफ़ हो गई हूँ। हम दोनों एक ही घर में एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? माँ रोने लगी थी, रोते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई। माँ ने मुझे जो बात बताई उसके बारे में तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ बोली, नरगिस, तुम तो अपनी कह चुकी हो, क्या मेरी कहानी भी सुनोगी? तुम 7 बरस की थी जब तुम्हारे पापा चल बसे थे। मैं जवान थी, मेरे लिए कई रिश्ते भी आ रहे थे। मैं तेरा सोच कर रुक जाती थी। मुझे लगता था कि सौतेला बाप मुझे मान सम्मान नहीं दे पाएगा। जब उसकी खुद की औलाद हो जाएगी तो हो सकता है वह तेरी तरफ से हाथ खींच ले। फिर मैं क्या करती? मैं तुझे यूं सिसक सिसक कर जीते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने पूरी ज़िंदगी तन्हाई में काट दी। तेरा पेट भरा और खुद भूखी रही। मुझे एक औरत ने बताया कि वह शादीशुदा जोड़ा जो अपने माँ बाप से छुपकर शादी कर लेते हैं, उन्हें अपना रात बिताने के लिए कमरा चाहिए होता है। कमरे का अच्छा खासा पैसा भी देते हैं। होटल में तो कई बार कमरे नहीं मिलते और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, इसलिए वह कॉलोनी के अंदर ही कमरा ढूंढते हैं जिनके यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। और तुम्हारा घर तो एकदम एकांत में है, तो तुम ये काम कर सकती हो और ढेरों पैसे कमा सकती हो। मैंने भी हाँ भर ली और मैं ऐसा ही करने लगी। मैं पैसे बहुत कमाने लगी, पर उसमें क्या गलत है? वे तो शादी करके कमरा मांगते हैं और शादी नहीं भी करते हैं तो उन्हें तो एक प्राइवेसी चाहिए। हम थोड़ी उनको फोर्स करने जाते हैं। और उस दिन जो आदमी लड़ रहा था, वह लड़की आई थी, वह पुराने मकान वाली की बेटी थी। उसने छुप कर शादी कर ली थी। उसको कमरा चाहिए था तो मैंने भी डबल पैसों में उसे अपना कमरा दे दिया था। उसकी पूरी जिम्मेदारी भी नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पता था मकान मालिक बहुत ही हरामी आदमी है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी बेटी ने भागकर शादी की है तो वह जीते जी उस लड़की को मार डालता। मैंने कई दिन अपने कमरे में रखा, फिर उसके बाद वह न जाने कहाँ चली गई, मुझे नहीं मालूम। और इसी तरह हर बार जोड़ा आया करते थे, उसके बारे में तुझे झूठ बोला करती थी कि ये लोग रसूली का इलाज करवाने मेरे पास आते हैं और मेरे घर में ज़्यादा प्राइवेसी का इंतज़ाम होता था। यूँ धीरे धीरे ये काम चल निकला था। कोर्ट में शादी करने वालों को सब मेरे घर का ही पता देते थे। अक्सर लड़कियां कॉलेज में ही अपने पसंदीदा लड़कों से शादी कर लेती थी। नरगिस, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था और ना मैं कोई गैर कानूनी काम कर रही थी। तुमने आज जो बात कही है, मैं अपनी नज़रों में ही गिर गई हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि लोग सच ही कहते हैं कि औलाद किसी की नहीं होती। अगर मैं शादी कर लेती तो आज मैं ऐसे आराम में ज़िंदगी बिता रही होती और घर और बच्चे संभाल रही होती। मैंने तो तेरे लिए कुर्बानी दी। तुमने मुझे क्या दिया? तुमने तो आज इतने गंदे शब्द के थप्पड़ मुझे मारे हैं। माँ की बातें सुनकर मैं काँप कर रह गई थी। वाकई में कितनी बुरी थी। ना अपनी फरिश्तों जैसी माँ पर शक किया, उनके लिए बुरे बुरे शब्द बोले। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ के कदमों में बैठ गई थी। मैं बोली, माँ, जहाँ पर इतने एहसान किए हैं, आज एक और एहसान कर दीजिए। इतनी नाफरमान औलाद को माफ़ कर दीजिए। माँ, अगर मुझे आपने माफ़ ना कर पाई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। न जाने मेरी माँ का दिल कैसे पिघल गया था। उसने उठकर मुझे गले से लगाया था। ये तो इशारा किया था माँ मुझे माफ़ कर चुकी है। मगर सच तो यही है कि मैं खुद को अभी तक माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं माँ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। न जाने मैं कब तक इस गिल्टी से निकल पाऊँगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।